हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल मेरे बाल को? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। चलो, आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपने 12th क्लास की, है ना। बिल्कुल लास्ट का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। पहले बायोटेक पढ़ेंगे, पहले प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस, देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, देन हम इवोल्यूशन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। चलो, तो आ जाओ। आज हम लोगों का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लोगों का चैप्टर शुरू होगा आज बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर है क्या बायोटेक्नोलॉजी। बायो अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है भैया, इंजीनियर्स अलग होते हैं, बायो वाले बच्चे अलग होते हैं, नीट अलग एग्ज़ाम है, जेई अलग एग्ज़ाम है। दोनों को क्यों मिक्स किए दे रहे हो भैया? यस, ठीक है। तो देखो, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा किस में? बायोलॉजी में, तो हम उसे क्या कहेंगे? बायो टेक्नोलॉजी। बोले हाँ हाँ, बायो में कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाएगी? भैया बिल्कुल यूज़ होगी। ठीक है, एक प्लांट था जिसका कोई भी कैरेक्टर हमको बहुत पसंद है। बोले ओ माय गॉड, क्या टॉलनेस है इस प्लांट की, ओ माय गॉड क्या प्रोटीन कंटेंट है इस प्लांट का, ओ माय गॉड इसका जो रेसिस्टेंस पावर है वाह कितना अच्छा है, इसका कलर वाह कितना गजब है। ठीक है, अब दूसरा प्लांट था। ठीक है, अब उस प्लांट में हमें इस प्लांट वाले कैरेक्टर चाहिए, है ना। अब जो हमारा नेटिव एरिया है उसमें हम उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते जिसके कैरेक्टर्स हमें बहुत पसंद है। अब हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सपेरिमेंट जैसे ही शुरू किया तो हमको जो प्लांट बहुत पसंद था उसमें से हमने खोजबीन करना शुरू किया कि भैया कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ जीन है जिसकी वजह से इसमें ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि अच्छा ये है सेगमेंट डीएनए का। हमने उतना डीएनए सेगमेंट काटा, माने टेक्नोलॉजी लगाना शुरू, है ना। और उस नेटिव प्लांट में जो हम अपने एरिया में उगा सकते हैं उसमें उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो अब बताओ, जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोटीन है, जो हमारा डिज़ायर्ड जो करेक्टर्स हैं, क्या अब वो इस प्लांट में एक्सप्रेस होने लगेंगे? भैया बिल्कुल होने लगेंगे। तो बताओ, टेक्नोलॉजी लगा दिया ना बेटा। यस, किसमें? बायोलॉजी के अंदर। समझ पा रहे हो? तो अब देखो ज़रा, इसी चीज़ को हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अब ज़रा सी बात आती है कि बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है कि इस प्लांट से डीन निकाला, इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, बस भैया हो गया बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन बोलने में जितना आसान लग रहा है एक्चुअल में इतना आसान नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो ज़रा ज़रा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम डिटेल पाथवे पर चलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जब हमने लिखा तो हम क्या कहेंगे? यूज़ ऑफ टेक्निक्स, यूज़ ऑफ टेक्निक्स in biology, in biology to 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 make recombinations, to make recombinations, इनको हम क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है ये हमारे लेवल का इंट्रोडक्शन है। समझ पा रहे हो? हमने बनाया कि भैया ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ? अब एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ईएफबी। क्या दिया है? ईएफबी। अब इन लोगों ने क्या किया? एकदम रटी रटाई, वर्ड बाय वर्ड, ये जो डेफिनेशन है ये तुमको याद होनी चाहिए। बोले ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब 4 स्टेटमेंट में से चूज़ करने आएगा, बोले यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो कौन सा है, तो भैया तुमको याद रखना है। देखो ज़रा, देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज़ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस। इंटीग्रेट माने कई सारी चीज़ों को उठा करके आपस में जोड़ लेना, इज नोन एज क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड द ऑर्गेनिज्म, या फिर सेल, या फिर किसी पार्ट ऑफ सेल, किसके लिए? उनके प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। समझ पा रहे हो? किसी प्लांट का कोई कैरेक्टर पसंद है, किसी एनिमल का कोई कैरेक्टर पसंद है, उनका जो हमने यूज़ किया किस लिए? अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम उसे क्या कह देंगे? बायो टेक्नोलॉजी।
याद रखोगे, ठीक है। तो अब देखो ज़रा बायोटेक्नोलॉजी, अब हमने इसका अपना तुमको समझाने के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखा और ईएफबी के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या होता है वो लिखा, ठीक है। अब देखो ज़रा, जब एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म्स होते हैं ना बेटा, तो जब तुम किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जो एक्चुअल में उसने सुबह से लेकर के शाम तक लैब में गुजारी है ना, यस। तो जब सुबह सुबह हम लैब जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारा पिछला भी काम होता है जो हमको देखना होता है, रिव्यू करना होता है कि हाँ कल जो हमने सेटअप्स लगाए थे, जो हमने कल एक्सपेरिमेंट्स लगाए थे, कि क्या वो आज ठीक ठाक काम कर रहे हैं, है ना, क्या वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, क्या हमें उनका रिजल्ट मिला। ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम रिज़ल्ट चाह रहे थे वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो क्या लगता है कि जितना दो आसान शब्दों में हमने चीज़ों को समझ लिया, बोले इस प्लांट से जीन निकाला, इस प्लांट में डाला, इस एनिमल से निकाला, इस एनिमल में डाला, क्या ये प्रोसेस इतना ही आसान होता होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ पा रहे हो। किसी भी लैब में जाने के बाद जो एक्चुअल में, समझ पा रहे हो, चैलेंजेस आते हैं वो सिर्फ वही इंसान बेटा तुमको बता सकता है। और तुम जब खुद जाओगे लैब में तब तुम अच्छे से जा कर के उस चीज़ को फील करोगे कि हाँ यार टेक्नोलॉजी वाकई में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, समझ पा रहे हो। अब देखो ज़रा गए, है ना, तो अब जब डीएनए को हमें आइसोलेट करना है तो कुछ तो ऐसा चाहिए। अब भाई सेल कोई कमरा तो है नहीं कि गेट खोला और निकाल लिया उसमें से चीज़ों को, नहीं, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सेल वॉल, वो सब हटा करके हमें अंदर से क्या निकालना पड़ेगा, डीएनए। फिर डीएनए को काटना पड़ेगा। अब डीएनए भैया इतना बड़ा तो है नहीं कि हम उसको हाथ में लेकर के बैठे और खच 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 क्या करा, उसे काट डाला, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा एंजाइम चाहिए जो हमारे डीएनए को क्या कर सके, कट कर सके। तो ऐसी ही कुछ स्टेप्स हैं, ऐसी ही कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके तैयार करेंगे। रिकॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशंस, है ना, नया नया कॉम्बिनेशन। जो ओरिजिनल डीएनए होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हम उसमें अपना डिज़ायर डीएनए अगर लगा देंगे बेटा तो क्या तैयार हो जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखोगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन समझा हमने और इसका ईएफबी का डेफिनेशन पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के बायोटेक्नोलॉजी होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भैया दो टाइप का बायोटेक्नोलॉजी है, एक पुराना बायोटेक्नोलॉजी है, एक नया बायोटेक्नोलॉजी है। पुराने बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता होगा, नया बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता होगा। तो देखो ज़रा, एक ये हमने सेल बनाया, ये है सेल, ठीक है। अगर हम इस सेल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और सीधा इस सेल का क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट, माने किसी भी सेल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ एनिमल या पार्ट ऑफ एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं बिना उसके जीन के साथ छेड़छाड़ किए, है ना, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कौन सी होगी मेरे बच्चों, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर हमने सेल के डीएनए के साथ कुछ काट छांट किया, ठीक है, और इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, कैसा बना दिया मेरे बच्चों, ओहो कलर ही नहीं चेंज हो रहा यार, हाँ, कैसा डीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब ये पार्ट हो जाएगा किसका, न्यू बायोटेक्नोलॉजी का, किसका, न्यू बायोटेक्नोलॉजी का। तो अब देखो ज़रा, अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है, जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर डीएनए के साथ, डीएनए के साथ कोई भी रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनाते, नो रिकॉम्बिनेशंस, नो रिकॉम्बिनेशंस एट डीएनए लेवल, डीएनए लेवल। तो भैया बोले फिर क्या करते हैं, अगर डीएनए लेवल पर छेड़छाड़ नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, है ना, यस। तो क्या करते हैं, यहाँ पर नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स आर आइसोलेटेड, उनको निकालते हैं मेरे बच्चों एंड यूज़ करते हैं, आइसोलेटेड एंड यूज्ड,
बोले कैसे, एक आध तो एग्जाम्पल बताओ। हाँ तो बिल्कुल बताएंगे यार, ठीक है। तो देखो ज़रा, जो साइट्रिक एसिड है, वो जो सिट्रस फूड होते हैं ना, कौन से फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट, तो उसमें से क्या होता है, एक एसिड निकलता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड को आइसोलेट करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेमन हो सकता है। क्या हो सकता है, लेमन। और हो सकता है क्या, होता ही है। तो क्या किया, पहले देखा कि अच्छा साइट्रिक एसिड यूज़फुल है, बोले ठीक है। बोले कहाँ मिलेगा, बोले हाँ हाँ नींबू में होता है। कहाँ होता है, नींबू में, ठीक है। तो अब नींबू लेकर के आए, अब नींबू के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। उसको नींबू को लेकर के आए और उससे क्या आइसोलेट कर लिया, साइट्रिक एसिड। तो बताओ ज़रा, कहीं पर डीएनए लेवल पर हमने रिकॉम्बिनेशन बनाया क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे निकाला हमने, लेमन से। किससे निकाला, लेमन से। एक तुम लोगों ने खूब बचपन से लेकर के, मतलब जैसे ही साइंस का तुम एक हाई लेवल पर पढ़ना शुरू करते हो, वैसे ही एक एंटीबायोटिक पढ़ते हो तुम, पेनिसिलियम। कौन सी, पेनिसिलियम, ठीक है। तो देखो ज़रा, जो पेनिसिलियम है, सॉरी पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन, ये एंटीबॉडी है। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, और ये मिलती किससे है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। चलो भैया, तो अब जब इसने क्या बनाया, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो जब एंटीबायोटिक इससे क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो बताओ ज़रा, ये नेचुरली इसने बनाया था, है ना, नेचुरली बनाया था। जो साइंटिस्ट था बेटा, वो क्या कर रहा था, अपना एक बैक्टीरियल प्लेट लगाता है ना। बैक्टीरियल जब ग्रोथ करते हैं तो उसका एक ग्रोथ प्लेट लगाते हैं, है ना। तो बैक्टीरियल प्लेट लगाया, तो बैक्टीरियल प्लेट में इन्होंने क्या देखा कि जहाँ जहाँ पर भी हमने यूज़ किया था पेनिसिलियम नोटेटम को, वहाँ वहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी देखने को नज़र नहीं आ रही, है ना। बैक्टीरिया की कॉलोनी ही नहीं मिल रही। तो बोले कुछ तो ऐसा है पेनिसिलियम नोटेटम में, है ना, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रहा। तुरंत भैया जुट गए, चाचा जुट गए काम में। बोले आज खोज के रहूँगा कि ऐसा क्या है इसमें कि ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा, फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, इसमें एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसको उन्होंने नाम दिया बाद में पेनिसिलिन, और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, ऑल्टर करता है या फिर रिटार्ड करता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, समझ पा रहे हो। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम डीएनए के लेवल पर छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो बताओ, इसको समझने में कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम्म चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ज़रा, अब बात करते हैं किसकी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी की। बोले न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा, तो यहाँ पर हम डीएनए लेवल पर क्या बनाएंगे बेटा, रिकॉम्बिनेशंस। डीएनए लेवल पर हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है। डीएनए लेवल पर रिकॉम्बिनेशंस बनाएंगे, तो मतलब अब डीएनए को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसका दो टाइप हो गया। पहले को हमने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, इसी में हम रिकॉम्बिनेशंस तैयार करेंगे, किसके, डीएनए के, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, अब देखो ज़रा, बिल्कुल तुम्हारे पास सामने एग्जांपल है। एक कुछ लोग होते हैं जो डेयरी से दूध खरीद के लाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैकेट वाला दूध लेते हैं, ठीक है। अब सेम टाइम पर हम 1 लीटर दूध खरीद करके लाते हैं हम डेयरी से, 1 लीटर दूध खरीद करके लाते हैं अमूल का पैकेट वाला, है ना। अब दोनों मिल्क को हमने स्टोर किया, ठीक है। तो जो अमूल पैकेट वाला मिल्क है, उसका जो शेल्फ लाइफ है, समझ पा रहे हो, माने स्टोर करने का जो टाइमिंग है, वो डेयरी वाले ओरिजिनल मिल्क से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर डेयरी वाले मिल्क को हम कुछ टाइम के लिए ऐसे रख दें, है ना, तो वो क्या होगा,
फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। और इसको रख दें अगर कुछ टाइम के लिए, तो ये कुछ टाइम के लिए सही बना रहता है, याद रखोगे, ठीक है। बोले क्यों? क्योंकि जो अमूल पैकेट वाला मिल्क है उसमें क्या किया गया है? केमिकल इंजीनियरिंग, समझे? बोले कैसे? तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया गया है बच्चों, जिससे उसका शेल्फ लाइफ क्या हो सके? बढ़ सके। समझ पा रहे हो? तो चाहे हमारा कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, ठीक है, चाहे कोई एंजाइम हो, चाहे कोई हार्मोन हो, जैसे कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगता है, चाहे हमारी कोई वैक्सीन हो, क्या हो? वैक्सीन। इन सभी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इनमें क्या मिलाए जाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। और प्रिजर्वेटिव मिलाया ही क्यों जाता है? उसमें किसी भी टाइप का कंटामिनेशन ना होने पाए, माने कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर ना हो पाए, किसी भी टाइप का कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी बैक्टीरिया फंजाई वगैरह उसमें इन्फेक्शन ना कर सके। समझ पा रहे हो? तो बताओ, केमिकल्स को ऐड किया, किया ना, तो कुछ तो हमने उसमें टेक्निक लगाई, इसे क्या कहेंगे? केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट किसका हो गया? न्यू बायोटेक्नोलॉजी का। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ। हम्म आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको अपने को पढ़ना है एकदम डिटेल में, ठीक है। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो भी सीबीएसई वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो एकदम इसको 100% इम्पॉर्टेंट मार्क कर ले। यहाँ से तुमसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग आएगा तुमको लिखने को सीबीएसई के एग्ज़ाम में, विद स्टेप, विद डायग्राम। समझ पा रहे हो? ठीक है। चलो अब ज़रा सा स्टेप पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा काम होगा। यस, यस, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ऊपर से ही करते हैं, ठीक है। तो स्टेप होते हैं इसमें 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। सबसे पहले हमें जो भी डिज़ायर्ड डीएनए है उसे आइसोलेट करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले होगा आइसोलेशन, फिर उसके बाद उस सेल को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन एंड स्पूलिंग, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन कर लिया, स्पूलिंग कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? कटिंग करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। कटिंग कर ली, कटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब कटे फटे सारे के सारे डीएनए एक ही साथ जुड़े हुए होंगे तो उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे? सेपरेशन। सेपरेशन के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब कम अमाउंट में हमारे पास सैंपल है तो हम अपने सैंपल को एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। और एम्पलीफिकेशन के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर कहते हैं, ठीक है। अब हमने डीएनए को एम्पलीफाई करके क्या करा? तैयार कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास कई सारा अमाउंट डीएनए है, कई सारा अमाउंट प्लाज्मिड है। अब हम डीएनए को प्लाज्मिड में चिपकाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है? लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ डीएनए इन प्लाज्मिड, लाइगेशन ऑफ डीएनए इन प्लाज्मिड। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ऑफ रिकॉम्बिनेंट। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज़ करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं अभी सिखाएंगे, ठीक है। चलो अब जब आइडेंटिफाई हो गया तो अब हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ
recombinant DNA इन होस्ट और उसके बाद हम इसका करेंगे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन, ठीक है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बायोरिएक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की हम करेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, माने हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। चलो अब सभी लोग ध्यान देंगे, ये हमने स्टेप्स लिख लिए, अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अरे इसको इरेज किया हमने यहाँ से, हाँ ये भी इरेज किया, ये भी किया, ये सब कर दिया इरेज, ये कर दिया, ये कर दिया, ये स्टार भी कर दिया, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे हम ज़रा सा बनाएंगे एक बेहद ही सुंदर डायग्राम। डिवाइड किया। अब देखो ज़रा, मान लो हमें किसी प्लांट सेल से क्या करना है, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने ये प्लांट सेल ली, ठीक है। प्लांट सेल कुछ इस तरीके की होती है, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा वगैरह वगैरह, अंदर न्यूक्लियस होगा और इसके अंदर क्या होगा, डीएनए। और हमें एक चाहिए बैक्टीरियल सेल, क्या चाहिए, बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का एक तो हो गया कौन सा, क्रोमोसोमल डीएनए, है ना। और इसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमको चाहिए प्लाज्मिड, क्या चाहिए, प्लाज्मिड, यस। क्योंकि भैया इसी प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे, अपना डिज़ायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करके बैक्टीरिया के अंदर लगाएंगे, क्योंकि प्लाज्मिड क्या करता है, रेप्लिकेट। और जैसे जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, वैसे वैसे हमारे डिज़ायर्ड डीएनए का नंबर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टेप 1 आइसोलेट किया डीएनए को, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए हमारा निकल आया, ये आ गया डीएनए और ये आ गया प्लाज्मिड। अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे इसको, क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट तैयार हो गए, ठीक है। और ये हमारे कटे हुए प्लाज्मिड तैयार हो गए, ठीक है। अब क्या किया, अब इसको सेपरेट किया, एम्पलीफाई किया, और उसके बाद प्लाज्मिड के अंदर अपने डिज़ायर्ड डीएनए को ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, लाइगेशन, चिपक गया डीएनए। अब ये तो हमने बोर्ड पे बना लिया, तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये लग गया, ये चिपक गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम लोग एक अलग टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, सेलेक्ट करना ही क्यों है, तो ज़रूरी है कि हमारा डीएनए यहाँ पर चिपक गया हो, यहाँ पर जाकर के इंट्रोड्यूस हो गया हो, लाइगेट हो गया हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए अलग ही पड़ा हो, प्लाज्मिड अलग पड़ा हो, है ना। तो अपने को इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बोले कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ है, कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, है ना। अब जब आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर से एक बैक्टीरियल सेल लेंगे, समझ पा रहे हो, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल में भेजेंगे, क्योंकि जब तक बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक भैया रेप्लिकेट कैसे करेगा, है ना। तो अब इसको इसके अंदर भेजना है, ये प्रोसेस भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, माने बैक्टीरिया की आदत होती है कि आसपास जो भी डीएनए बड़ा हुआ है उसको अपनी सेल में अपटेक कर लो, क्या कर लो, अपटेक कर लो, ठीक है। तो अब इस प्लाज्मिड को इसने क्या किया, अपटेक किया, ये प्लाज्मिड चला गया कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर, समझ पा रहे हो। तो अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया हो गया रिकॉम्बिनेंट, इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम आइडेंटिफाई करेंगे पूरी प्रोसेस को, तो वहाँ पर तुम समझोगे कि सेलेक्टेबल मार्कर कितना ज़रूरी होता है, याद रखोगे, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ, इसके बाद इसे बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए कि थोड़ा ही चाहिए? ज़्यादा चाहिए, तो इतने छोटे से गिलास में बनाओगे? नहीं, इतना इतना 100 हज़ार हज़ार लीटर की बड़ी बड़ी वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर्स। क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर्स। उसमें प्रोडक्ट बना करके तैयार करेंगे। तो इस स्टेप तक आ गए। अब क्या होगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब क्या होगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट। यहाँ पर भी ये दोनों स्टेप को एक साथ ही मान के चलना है ना। यस। पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या? कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे। टन 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 टन। क्योंकि पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना। हाँ, वो थोड़ा सा, हाँ, इसको ठीक कर लेंगे सभी लोग, है ना। इंट्रोडक्शन, यस, ऑफ recombinant in host, और then identification of recombinant। वैसे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, समझे, लेकिन फिर भी तुम 100% एक्यूरेट रहो, है ना। यस। चलो, अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ? अब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा? प्रोडक्ट जब बन के तैयार हो गया तो सीधे उसे मार्केट में बेच देंगे? नहीं, सीधे मार्केट में नहीं बेचेंगे। बोले क्या करेंगे फिर? तो अब क्या होगा? चेकिंग होगी। क्या होगा? चेकिंग। बोले चेकिंग हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब प्रोडक्ट हो गया, चेक हो गया, बोले हाँ ठीक है, तो अब सीधे मार्केट में उतार दिया? नहीं, अभी भी नहीं। अब क्या होगा? क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। समझ पा रहे हो? कुछ एफएसएसआई अगर फूड प्रोडक्ट है तो वो किसी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, है ना। कुछ दवाइयाँ होंगी तो उनके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। समझ पा रहे हो? कुछ लोगों के बैच बनाए जाएंगे, उन पे पहले ट्राई किया जाएगा। लोगों से पहले दूसरे मैमल्स पे ट्राई किया जाएगा, मंकीज़ पे ट्राई किया जाएगा, गिनिया पिग पे ट्राई किया जाएगा। तब जा कर के जब सारे पैरामीटर्स कैसे होंगे, एकदम अच्छे, तब जा कर के क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर बिल्कुल वो एकदम हर एक पैरामीटर पे खरा उतरेगा, तो उसे एक अप्रूवल मिलेगा। क्या मिलेगा? अप्रूवल। अब वो प्रोडक्ट कहाँ रिलीज हो सकता है? मार्केट में। समझ पा रहे हो? इसीलिए बनाई जाने वाली सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है। समझ पा रहे हो? मार्केट में जाने के बाद भी अगर कपल ऑफ पीपल, समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोगों से अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तब भी उन दवाइयों को बाद में भी क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। याद रखोगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे, ये इसका कुछ ओवरव्यू था, जिसमें हम एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक टेक्निक बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे डाइजेस्ट किया जा रहा है, कैसे आइसोलेट किया जा रहा है, कैसे ये डाइजेशन स्पूलिंग हो रही है, कैसे कटिंग हो रही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पीसीआर क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है, किन में पाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। कैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे डीएनए, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स को, क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। बायोरिएक्टर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसी होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।